हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं भ्रूणपोष यानी कि एंडोस्पर्म क्या होता है। साथ ही साथ देखेंगे एंडोस्पर्म का विकास यानी कि डेवलपमेंट कैसे होता है, किस प्रकार से एंडोस्पर्म यानी कि भ्रूणपोष का परिवर्धन होता है, भ्रूणपोष का एक्चुअल में कार्य क्या होता है और भ्रूणपोष के कौन कौन से टाइप्स हैं यानी कि टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म। तो ये सब आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि जो हमारा भ्रूणपोष है इसका निर्माण कहां से होता है और इसका डेवलपमेंट कैसे होता है। तो आप लोगों ने भ्रूणकोष की संरचना पढ़ी है, आप लोगों ने एम्ब्रियो सैक की संरचना आप लोगों ने पढ़ रखी है। तो जब भी आप लोग एम्ब्रियो सैक की संरचना को आप लोग पढ़ते हैं तो एम्ब्रियो सैक की संरचना में आपको याद रखना है, आपने एम्ब्रियो सैक की संरचना को पढ़ रखी है। अब एम्ब्रियो सैक की संरचना में आपको ऊपर की ओर 3 कोशिकाएं दिखाई देती थी इस प्रकार से। तो ऊपर जो तीनों कोशिकाएं होती थी इनको हम क्या बोलते थे, एंटीपोडल सेल बोलते थे। और बीच में यहां पे जो 2 केंद्रक होते थे ये आपस में मिल करके एक किसका निर्माण करते थे, द्वितीयक केंद्रक का निर्माण करते थे। किसका निर्माण करते थे, ये द्वितीयक केंद्रक का निर्माण करते हैं। बीच में जो दोनों ध्रुव केंद्रक होते हैं ये जब फ्यूज हो जाते हैं तो एक द्वितीयक केंद्रक का निर्माण करते हैं। तो ये द्वितीयक केंद्रक होता है। और नीचे आपने क्या देखा था कि नीचे साइड 3 कोशिकाएं होती है जिसमें से 2 कोशिकाएं कैसी होती है, जिसमें से 2 कोशिकाएं थोड़ा छोटी होती है और एक कोशिका थोड़े बड़े आकार की होती है। तो इस बड़े आकार की कोशिका को हम क्या बोलते हैं, इस बड़े आकार की कोशिका को हम क्या बोलते हैं, अंड कोशिका बोलते थे। क्या बोलते थे इसको, हम अंड कोशिका बोलते थे। और ये जो किनारे वाली साइड की कोशिकाएं थी इनको हम सहायक कोशिका बोलते थे। अब होता क्या था कि जब द्विनिषेचन होता था तो आप लोगों ने क्या देखा था कि जो पराग नलिका आती है, पराग नलिका में क्या होते हैं, पराग कण होते हैं यानी कि नर युग्मक होते हैं। तो ये जब पराग नलिका आकर के इंटर होती है, पराग नलिका जब आकर के एंटर होती है तो हमको पता है कि पराग नलिका में कितने नर युग्मक रहते थे, 2 नर युग्मक। तो पराग नलिका में दोनों नर युग्मक रहते थे और दोनों नर युग्मक कहां जाते थे, तो ये दोनों के दोनों जो नर युग्मक थे ये कहां जाते थे, भ्रूणकोष के अंदर। दोनों के दोनों जो नर युग्मक थे ये कहां प्रवेश कर जाते हैं, भ्रूणकोष के अंदर निषेचन के समय। तो ये चीज आपने पहले भी पढ़ रखी है कि एक भ्रूणकोष की संरचना में 7 कोशिकाएं होती है और 8 केंद्रक होते हैं, जिसमें हमने आपको यह बताया था कि जो डबल फर्टिलाइजेशन है उसमें 2 बार क्या होता है, निषेचन होता है। ठीक है, पहला निषेचन हमने आपको क्या बताया था कि पहला निषेचन किसके किसके मध्य होता है, जो पहला नर युग्मक होता है। ये जो पहला नर युग्मक है इस पहले नर युग्मक का मेल होता है किसके साथ, अंड कोशिका के साथ। यानी ये जो पहला नर युग्मक है ये अंड कोशिका के साथ मिलता था और अंड कोशिका से मिलने के बाद ये किसका निर्माण करते थे, जाइगोट का निर्माण करते थे। यानी जो हमारा पहला नर युग्मक था, ठीक है, जो हमारा पहला वाला नर युग्मक था, तो हमारा जो पहला नर युग्मक था ये किसके साथ क्रिया करता था, पहला नर युग्मक क्रिया करता था किसके साथ, अंड कोशिका के साथ क्रिया करता था। तो पहला नर युग्मक जब अंड कोशिका के साथ क्रिया करता था तो किसका निर्माण करता है, पहला जो नर युग्मक है, ये जो पहला नर युग्मक है, पहला वाला नर युग्मक अंड कोशिका के साथ क्रिया करता है और किसका निर्माण करता है, और ये निर्माण करता है किसका, जाइगोट का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, जाइगोट का निर्माण करता है यानी कि युग्मनज का निर्माण करता है। तो ये जाइगोट जो बनती है एक डिप्लॉइड संरचना होती है, ये भी हमने आपको बताया था। तो जब पहला नर युग्मक मिल गया अंड कोशिका के साथ तो किसका निर्माण हो गया, जाइगोट का निर्माण हो गया यानी कि युग्मनज का निर्माण हो गया। और ये जो दूसरा वाला नर युग्मक है, ये जो दूसरा वाला नर युग्मक है ये जाके किससे मिलता था, ये मिलता था द्वितीयक केंद्रक के साथ। किसके साथ मिलता था, द्वितीयक केंद्रक के साथ मिलता था। तो आप यहां पे लिख सकते हैं कि जो हमारा दूसरा नर युग्मक है, जो हमारा दूसरा नर युग्मक था, जो हमारा दूसरा नर युग्मक था, ये हमारा दूसरा नर युग्मक किसके साथ मिलता है, ये मिलता है जाकर के इस द्वितीयक केंद्रक के साथ। किसके साथ मिलता है, जो दूसरा नर युग्मक है ये मिलता था किसके साथ जाकर के, ये मिलता था द्वितीयक केंद्रक के साथ। तो जब हमारा दूसरा नर युग्मक मिलता है द्वितीयक केंद्रक के साथ तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, त्रिसंलयन यानी कि ट्रिपल फिजन। ठीक है, तो जब दूसरा नर युग्मक मिलता है, ये दूसरा नर युग्मक जब द्वितीयक केंद्रक के साथ मिलता है तो यह एक त्रिगुणित संरचना का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, यह एक त्रिगुणित संरचना का निर्माण करता है। और इस त्रिगुणित संरचना का नाम क्या है, तो इस त्रिगुणित संरचना का नाम क्या होता है, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। क्या नाम होता था इसका, इसका नाम होता है प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। तो यहां पे अब निर्माण हो जाता है किसका, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का। ठीक है, प्राथमिक भ्रूणपोष
प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। तो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण हो जाता है किसके परिणाम स्वरूप? जब त्रिसंलयन होता है, यानी जब दूसरा वाला नर युग्मक द्वितीयक केंद्रक के साथ मिल जाता है तो एक त्रिगुणित संरचना बन जाती है, जिसको हम बोलते हैं प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। अब यही प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक की जो कोशिका है, यही विकसित होकर के भ्रूणपोष का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? भ्रूणपोष का निर्माण करती है। तो हमको सबसे पहले यही पता करना था कि भ्रूणपोष का निर्माण कहां से होता है, एंडोस्पर्म या भ्रूणपोष कहां से डेवलपमेंट होता है इसका। तो हमको यह पता चल गया कि द्विनिषेचन के पश्चात जो हमारा प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनता है, ये जो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बना है, यही प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक से क्या बनता है? इसी से बनता है एंडोस्पर्म। क्या बनता है? इसी से निर्माण होता है किसका? एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होता है, यानी कि भ्रूणपोष का डेवलपमेंट होता है। किसका निर्माण होता है? भ्रूणपोष का डेवलपमेंट होता है। तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी कि यहां से हमने दो चीजें सीखी। पहली चीज क्या कि द्विनिषेचन में हमने देखा था कि जो पहला नर युग्मक होता है ये अंड कोशिका के साथ क्रिया करता है और जाइगोट बनाता है, और फिर जो हमारा दूसरा वाला नर युग्मक है ये द्वितीयक केंद्रक के साथ संयोग करता है, जिस प्रक्रिया को हम त्रिसंलयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इस प्रक्रिया को? हम बोलते हैं त्रिसंलयन। तो त्रिसंलयन के परिणाम स्वरूप हमको पता है किसका निर्माण हो जाता है? त्रिसंलयन के परिणाम स्वरूप एक त्रिगुणित संरचना का निर्माण होता है, और इस त्रिगुणित संरचना को हम क्या बोलते हैं? प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। तो ये जो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनता है त्रिसंलयन के परिणाम स्वरूप, यही आगे चल के बदल जाता है किसमें? भ्रूणपोष में, यानी कि एंडोस्पर्म में। और ये जो हमारा जाइगोट है, ये जाइगोट हमारा आगे चल के किसमें बदल जाता है? जाइगोट हमारा आगे चल के बदल जाता है किसमें? भ्रूण में। किसमें बदल जाता है? भ्रूण में, यानी कि एम्ब्रियो में। ठीक है, तो जाइगोट हमारा अब आगे चल के किसमें बदल जाएगा? भ्रूण में, यानी कि एम्ब्रियो में। और ये जो हमारा प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनता है त्रिसंलयन के परिणाम स्वरूप, यही जो है भ्रूणपोष का निर्माण करता है। तो हमको यह बात क्लियर हो गई कि भ्रूणपोष का निर्माण कैसे होता है। तो जब ये दोनों नर युग्मक जो आए थे, ये दोनों नर युग्मक में जब निषेचन हो चुका तो भ्रूणकोश की संरचना कैसी हो जाती है? तब भ्रूणकोश की संरचना आपको देखना है, कुछ ऐसी हो जाती है। फिर आपको भ्रूणकोश की संरचना में क्या दिखाई देगा? केवल भ्रूणकोश की संरचना में आपको क्या दिखाई देगा? द्विनिषेचन के बाद हमने आपको क्या बताया था कि ये जो तीनों की तीनों एंटीपोडल सेल है, ये क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। दोनों की दोनों जो सहायक कोशिकाएं होती थी, ये भी क्या हो जाती थी? नष्ट हो जाती थी। और ये जो अंड कोशिका है, अंड कोशिका का निषेचन हो जाता है। तो अंड कोशिका निषेचन होने के पश्चात किसमें बदल जाती है? ये बदल जाती है, यहां पे आपको ध्यान में रखना, ये बदल जाती है किसमें? जाइगोट में। किसमें? ये बदल जाती है भैया जाइगोट में। तो ये चीज आपको समझ में आ गई कि द्विनिषेचन के पश्चात यहां पे जो अंड कोशिका थी वो किसमें बदल गई? जाइगोट में बदल गई। और द्विनिषेचन के बाद ये जो हमारा द्वितीयक केंद्रक था, ये किसमें बदल जाएगा? ये बदल जाएगा द्वितीयक केंद्रक, ये बदल जाएगा हमारा प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक में। किसमें बदल जाएगा? ये बदल जाएगा एक संरचना में जिसको हम बोलते हैं प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। ठीक है, इसको शॉर्टकट में आप क्या लिख सकते हैं? PEN, ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, यानी प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। तो जब द्विनिषेचन हो जाता है तो भ्रूणकोश के अंदर केवल और केवल जाइगोट बचेगा, और जाइगोट के अलावा प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बचेगा। यही जाइगोट आगे चल के किसमें बदल जाएगा? अब ये जाइगोट आगे चल के बदल जाएगा किसमें? जाइगोट बदल जाएगा एम्ब्रियो में, यानी कि भ्रूण में। और ये जो प्राथमिक एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, ये किसमें बदल जाएगा? ये प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक जो है ये बदल जाएगा किसमें? भ्रूणपोष में। ये बदल जाएगा किसमें? ये बदल जाएगा भैया भ्रूणपोष में। और ये भ्रूणपोष एक ऐसी संरचना है, यही भ्रूणपोष क्या करती है? जो विकसित हो रहा होता है पूरा का पूरा जाइगोट से, जो भ्रूण विकसित हो रहा होता है, उस भ्रूण को पोषण प्रदान करने का काम कौन करता है? भ्रूणपोष करता है। तो ये जो पूरा का पूरा प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक है, यही विकसित होकर के किसका निर्माण कर लेते हैं? यही विकसित होकर के निर्माण करते हैं भ्रूणपोष का, यानी कि एंडोस्पर्म का। तो आप देख सकते हैं कि अब जब हम एंडोस्पर्म की संरचना देखेंगे तो एंडोस्पर्म की संरचना में ये तो मान लीजिए हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया जाइगोट। और इस जाइगोट के चारों तरफ आप देखेंगे, इस जाइगोट के चारों तरफ इस प्रकार से किसका निर्माण हो जाएगा? भ्रूणपोष का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण हो जाता है? इसके चारों तरफ जो है भ्रूणपोष का निर्माण हो जाता है। तो ये भ्रूणपोष की कोशिकाएं बन गई है। तो आपको याद रखना है कि इस प्रकार से भ्रूणपोष का निर्माण हो जाता है। तो भ्रूणपोष का निर्माण किसमें हुआ है? तो ये तो क्या है? ये है भ्रूणपोष। और इस भ्रूणपोष का निर्माण किसमें से हुआ है? ये भ्रूणपोष है। और इस भ्रूणपोष का निर्माण किसमें से हुआ है? तो इसका निर्माण हुआ है किसमें से? प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक से, यानी कि प्राइमरी एंडोस्पर्म
न्यूक्लियस से। और ये जो हमारा जाइगोट था किसमें बदल गया, ये जाइगोट बदल गया हमारा किसमें, भ्रूण में, यानी कि एम्ब्रियो में। किसमें बदल गया, ये हमारा बदल गया किसमें भैया, ये बदल गया हमारा एम्ब्रियो में। तो हमारा जो जाइगोट होता है वो आगे चल के बदल जाता है एम्ब्रियो में, यानी कि भ्रूण में। और जो हमारा प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बना था वो बदल गया किसमें, ये पूरी की पूरी संरचना में बदल गया, जिसको हम बोलते हैं भ्रूणपोष यानी कि एंडोस्पर्म। और यही एंडोस्पर्म क्या करता है, इस भ्रूण को पोषण प्रोवाइड कराता है। क्या करता है, यही एंडोस्पर्म क्या करता है, विकसित हो रहे भ्रूण को क्या करता है, पोषण प्रोवाइड करने का काम करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। इतनी बात उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको भ्रूणपोष का कार्य समझ में आ गया। भ्रूणपोष का कार्य क्या है कि जो भ्रूण विकसित हो रहा होता है उस विकसित हो रहे भ्रूण को पोषण प्रदान करना, यह काम होता है एंडोस्पर्म यानी कि भ्रूणपोष का। और इसके अलावा आपने यह भी देख लिया कि जो हमारा भ्रूणपोष होता है इसका डेवलपमेंट या विकास कहां से होता है। तो इसका डेवलपमेंट या विकास कहां से हुआ, तो भ्रूणकोश के अंदर जब द्विनिषेचन हुआ तो द्विनिषेचन के परिणाम स्वरूप जो त्रिसंलयन की प्रक्रिया होती है, इस त्रिसंलयन की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप एक प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक होता है। और इस प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक की कोशिकाओं से ही आगे चल के विकसित होकर के हमारा भ्रूणपोष जो है, एंडोस्पर्म जो है वो डेवलप हो जाता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि जो एंडोस्पर्म या भ्रूणपोष होता है इसका डेवलपमेंट कैसे होता है, इसका विकास कैसे होता है और भ्रूणपोष का कार्य क्या होता है। अब हमारे पास क्या बचा हुआ है, भ्रूणपोष जो होता है इसके कौन कौन से प्रकार हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म। तो चलिए बात करते हैं भ्रूणपोष के प्रकार की। तो भ्रूणपोष के अगर हम प्रकार की बात करते हैं तो भ्रूणपोष जो होता है वो हमारा 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। पहला है हमारा केंद्रकीय भ्रूणपोष, दूसरा जो होता है हमारा वो है कोशिकीय भ्रूणपोष, और तीसरा जो हमारा होता है वो है हमारा हेलोबियल भ्रूणपोष। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि जो हमारा केंद्रकीय भ्रूणपोष होता है इसका डेवलपमेंट या विकास कैसे होता है। जो हमारा पूरा का पूरा केंद्रकीय भ्रूणपोष होता है इसका निर्माण कहां से होगा, देखिए जब द्विनिषेचन हुआ तो द्विनिषेचन के परिणाम स्वरूप क्या बना, द्विनिषेचन के परिणाम स्वरूप हमने देखा कि यहां पे जो पूरा का पूरा हमारा दोनों सिरा होता है, एक ऊपरी सिरा और एक निचली सिरा। तो ये जो ऊपरी वाला सिरा है इसको हम क्या मान के चल रहे हैं, इसको माइक्रोपाइल का मतलब क्या है, माइक्रोपाइल का मतलब होता है क्या, माइक्रोपाइल का मतलब होता है बीजांड द्वार। तो बीजांड द्वारीय सिरा है इसमें, और एक हमारा चलाजा वाला सिरा यानी कि निभाग सिरा। जब आप लोग बीजांड की संरचना आप लोगों ने पढ़ा है उसमें आपने देखा था कि जो ऊपर साइड हमारा भाग होता है उसको हम क्या बोलते थे, निभाग, और जो नीचे वाला भाग था उसको हम बोलते थे क्या, माइक्रोपाइल यानी कि बीजांड द्वार। तो यहां पे आपको उल्टा मान के चलना है, ठीक है। तो हम यहां पे मान रहे हैं कि जो ऊपरी वाला भाग है, ये जो ऊपरी वाला भाग है, ऊपरी वाले भाग को हम बीजांड द्वारीय सिरा मान के चल रहे हैं और निचले वाले भाग को हम निभागीय सिरा मान के चल रहे हैं। कौन सा सिरा मान के चल रहे हैं, निभागीय सिरा मान के चल रहे हैं। और ये हमारा बीजांड द्वार यानी कि माइक्रोपाइल यानी कि बीजांड द्वार वाला सिरा है। अब नाम से ही स्पष्ट है कि केंद्रकीय भ्रूणपोष, मतलब इस प्रकार के भ्रूणपोष में आपको क्या देखना है कि जो हमारा पूरा का पूरा भ्रूणपोष का डेवलपमेंट होगा। अब भ्रूणपोष का निर्माण कहां से होता है ये तो आपको पता है, कहां से होता है, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक से। कहां से होता है, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक से। और ये प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक कहां था तो ये भी आपको पता है कि जब भ्रूणकोश के अंदर द्विनिषेचन हो गया उसके बाद क्या बन गया, उसके बाद जाइगोट बन गया, और जाइगोट के अलावा एक संरचना बन गई जिसको हम बोलते हैं प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक, ठीक है। तो ये हमारा है क्या, जाइगोट, और ये हमारा क्या है, ये हमारा PEN मतलब प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस यानी कि प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। तो हमने देखा कि ये जो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक होता है यही प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक ही विकसित होकर के भ्रूणपोष का निर्माण करता है। तो ये हमारा क्या है, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक है। अब हम पढ़ रहे हैं केंद्रकीय भ्रूणपोष। केंद्रकीय भ्रूणपोष में क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है, और समसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप आप यहां पे देखेंगे कि केवल और केवल केंद्रकीय भ्रूणपोष में केंद्रक का ही विभाजन होगा। किसका विभाजन होगा, केंद्रक का विभाजन होगा। तो आप देख सकते हैं यहां पे कि ये जो हमारा प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक है, इस एक केंद्रक से यहां पे जब विभाजन हुआ, समसूत्री विभाजन हुआ, तो इसमें कितने न्यूक्लियस बन गए, यहां पे 2 न्यूक्लियस बन गए। इस जो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक है, इस केंद्रक का जब विभाजन हुआ तो यहां पे 2 केंद्रक बन गए। फिर समसूत्री विभाजन हुआ तो 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि कई सारे केंद्रक का निर्माण हो जाता है। यानी समसूत्री विभाजन होता है किसमें, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक में। तो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक में समसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप इस एक केंद्रक से कई सारे केंद्रक का निर्माण हो जाता है।
तो यानी केंद्रकीय भ्रूणपोष में केवल और केवल केंद्रक का ही स्टार्टिंग में विभाजन होगा, कोशिका का विभाजन यहां पे नहीं होगा, केवल और केवल केंद्रक का विभाजन होगा, इसीलिए इसका नाम है केंद्रकीय भ्रूणपोष। मतलब इस प्रकार के भ्रूणपोष का जब डेवलपमेंट होता है, जब विकास होता है, तो उसमें केवल और केवल केंद्रक ही विभाजित होता है। तो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक जो होता है ये विभाजित होकर के दो केंद्रक बना लिया, फिर विभाजन हुआ समसूत्री विभाजन से, तो 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, तो इस प्रकार से कई सारे केंद्रक का निर्माण यहां पे हो जाता है। फिर अगले स्टेप में क्या होता है, जितने केंद्रक होते हैं ये सारे के सारे केंद्रक परिधि की ओर व्यवस्थित हो जाते हैं। आप देख सकते हैं ये किनारे किनारे पूरे के पूरे जो केंद्रक हैं ये परिधि की ओर इकट्ठा हो गए हैं और बीच में एक रिक्तिका बन जाती है। ठीक है, ये जो आपकी दिखाई दे रही है पिंक कलर से, ये क्या है, रिक्तिका है, यानी कि वैक्यूल है। तो रिक्तिका का निर्माण यहां पे हो जाता है और जो हमारा प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक थे ये विभाजित हो चुके हैं कई सारे केंद्रकों में। तो ये केंद्रक जो विभाजित हुए थे सभी के सभी किनारे साइड यानी कि परिधि की ओर क्या हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। और फिर आप देखेंगे कि अंत में सबसे अंत वाले स्टेप में क्या होगा, लास्ट में क्या हो जाएगा कि सभी केंद्रक के चारों तरफ फिर कोशिका का विभाजन भी हो जाएगा। यानी इसमें पहले केवल और केवल केंद्रक का विभाजन होता है, लास्ट में जाकर के कोशिका का निर्माण हो जाता है। तो सभी केंद्रक के चारों तरफ कोशिका का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से अगर भ्रूणपोष का परिवर्धन या विकास होता है तो इस प्रकार के भ्रूणपोष को हम बोलते हैं केंद्रकीय भ्रूणपोष। मतलब अगर केवल और केवल स्टार्टिंग में केंद्रक का विभाजन होता है और केंद्रक के विभाजन के परिणाम स्वरूप ही भ्रूणपोष डेवलप हो जाता है तो इसे हम बोलते हैं केंद्रीय भ्रूणपोष या केंद्रकीय भ्रूणपोष। ठीक है, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। तो न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियस जो है, प्राथमिक भ्रूणपोष जो न्यूक्लियस है या केंद्रक है ये विभाजित होगा, विभाजित होकर के कई सारे केंद्रकों का निर्माण कर लेगा और उसके पश्चात ये सारे के सारे जो केंद्रक बने हुए हैं ये सब परिधि की ओर इकट्ठा हो जाएंगे और बीच में एक क्या बन जाएगी, रिक्तिका बन जाती है। ठीक है, और मेन संरचना आपकी क्या है, मेन ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या होता है, ये होता है भ्रूण। क्या होता है, ये होता है भ्रूण। और ये जो संरचना है आपको, ये प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक जो है डिवाइड हो रहा है और प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक डिवाइड होकर के कई सारे केंद्रकों का निर्माण कर लेता है। तो इस प्रकार से यहां पे एक रिक्तिका बन जाती है और रिक्तिका बनने के पश्चात ये तो हमारा सेम रहेगा, ये तो हमारा एम्ब्रियो है, ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा एम्ब्रियो है, ये भी हमारा एम्ब्रियो रहेगा यानी कि भ्रूण रहेगा। और इसके अलावा आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा जो हमारा भ्रूणपोष है ये बन करके तैयार हो चुका है। तो ये हमारा भ्रूणपोष है। तो ये किस प्रकार का भ्रूणपोष है, ये हमारा केंद्रकीय भ्रूणपोष है। क्यों, क्योंकि इस प्रक्रिया में जब केंद्रीय भ्रूणपोष का डेवलपमेंट होता है तो केवल और केवल केंद्रक का विभाजन होता है। तो केंद्रक के विभाजन से जब आप देखेंगे कि पूरे के पूरे भ्रूणपोष का निर्माण होता है तो उसको हम बोलते हैं केंद्रकीय भ्रूणपोष। तो इसमें केवल और केवल पहले केंद्रक का विभाजन होता है, लास्ट में जाकर के केंद्रक के चारों तरफ कोशिकाएं भी डेवलप हो जाती है। तो इस प्रकार के भ्रूणपोष को हम बोलते हैं केंद्रकीय भ्रूणपोष। अब हम बात करते हैं जो हमारा दूसरा प्रकार है। दूसरा प्रकार जो हमारा है वो है कोशिकीय भ्रूणपोष। कोशिकीय भ्रूणपोष को हम बोलते हैं सेलुलर एंडोस्पर्म। क्या बोलते हैं, सेलुलर एंडोस्पर्म बोलते हैं। तो कोशिकीय भ्रूणपोष में क्या होगा, ये भी नाम से ही स्पष्ट है कि कोशिकीय भ्रूणपोष जो होता है, कोशिकीय भ्रूणपोष में क्या होगा, ये जो हमारा प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक है इसमें कोशिका का भी विभाजन होगा, केंद्रक विभाजन के साथ साथ कोशिका का भी विभाजन होगा। अभी आपने क्या देखा कि ये जो हमारा केंद्रकीय भ्रूणपोष है इसमें केवल और केवल इस प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक, इस केंद्रक का केवल और केवल स्टार्टिंग में क्या हो रहा था, विभाजन हो रहा था। और इसमें आप देखेंगे इसमें प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का जब विभाजन हुआ तो एक प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक से दो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बन गए और साथ ही साथ यहां पे दो कोशिकाएं भी बन गई है। ठीक है, एक ये कोशिका बन गई हमारी और एक ये कोशिका बन गई। यानी प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक में विभाजन होगा, साथ ही साथ कोशिका में भी विभाजन होगा साथ ही साथ। तो कोशिकाओं का विभाजन साथ में होगा और केंद्रक का विभाजन भी साथ में होगा, इसीलिए इसको हम बोलते हैं कोशिकीय भ्रूणपोष। तो कोशिकीय भ्रूणपोष में आपको याद रखना है कि कोशिका का भी विभाजन होता है। तो यहां पे एक कोशिका से दो कोशिकाएं बन जाती है और जो हमारा एक प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक था उससे दो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण हो जाता है। इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। अब इसके बाद अगले स्टेप में क्या होगा, फिर से समसूत्री विभाजन होगा। उसके परिणाम स्वरूप यहां पे दो कोशिकाएं थी तो दो कोशिकाओं से अब आप देखेंगे 1 2 3 4 कोशिकाएं बन गई और दो केंद्रक से 4 केंद्रकों का निर्माण हो गया है। तो दो स्टेप आपको समझ में आ गए। पहले स्टेप में क्या होगा,
जो हमारा प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक है वो तो विभाजित तो होगा ही, साथ में जो हमारी कोशिका थी, कोशिका भी विभाजित होगी। तो यहां पे एक कोशिका से दो कोशिका भी बन गए और दो केंद्रक भी बन चुके हैं। यानी पहला जब समसूत्री विभाजन हुआ तो यहां पे कोशिका का भी विभाजन हुआ और यहां पे केंद्रक का भी विभाजन हुआ। तो कोशिकीय भ्रूणपोष में आपको याद रखना है कि केवल और केवल केंद्रक का विभाजन नहीं होगा बल्कि कोशिका का विभाजन साथ साथ में होता है, इसीलिए इसको हम कोशिकीय भ्रूणपोष कहते हैं। और फिर आगे चल के आप देखेंगे, आगे चल के और ये जो 4 कोशिकाएं हैं इसमें जब और विभाजन होगा तो इन 4 कोशिकाओं से 8 कोशिकाएं डेवलप हो जाएगी। इस प्रकार कोशिकाएं और ज्यादा डेवलप होती रहती है। और कोशिकाओं के डेवलप होने से या विकसित होने से एक चीज ये है कि अलग से कोशिका का यहां पे विभाजन नहीं होगा, अलग से भित्ति का निर्माण नहीं होगा। तो ये जो हमारी संरचना पूरी की पूरी बन गई है, ये हमारा क्या है, कोशिकीय भ्रूणपोष है। ये हमारा क्या है, ये हमारा कोशिकीय भ्रूणपोष है। ये हमारा कोशिकीय भ्रूणपोष है, ठीक है। तो कोशिकीय भ्रूणपोष आपको देखना, ये हमारा कोशिकीय भ्रूणपोष है। तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई कि कोशिकीय भ्रूणपोष का मतलब होता है कि जो हमारा प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक है वो केवल विभाजित नहीं होगा बल्कि उसके साथ साथ में कोशिकाओं का भी विभाजन होगा। तो एक बार जब विभाजन हुआ केंद्रक का तो एक कोशिका का विभाजन हो गया, फिर 2 केंद्रक का विभाजन हुआ तो 2 कोशिकाओं का विभाजन हो गया, फिर 4 कोशिकाओं का विभाजन हुआ तो 4 केंद्रकों का विभाजन हो गया। मतलब केंद्रक और कोशिका दोनों का विभाजन साथ साथ चलता है और उसके परिणाम स्वरूप जो हमारा प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक से जो भ्रूणपोष बनता है उसको हम बोलते हैं कोशिकीय भ्रूणपोष। और कोशिकीय भ्रूणपोष में भी आपको ये तो पूरा का पूरा भ्रूणपोष हो गया ये पूरा। और ये जो संरचना है ये क्या है, ये हमारा वही है एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो और हमारा प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक द्विनिषेचन के परिणाम स्वरूप यही 2 संरचनाएं बनती है, एक जाइगोट हो गया और एक प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। तो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक जो है बदल जाता है भ्रूणपोष में, और जो हमारा एम्ब्रियो होता है, यानी ये जो हमारा एम्ब्रियो होता है, ये हमारा जो भ्रूण होता है या एम्ब्रियो होता है, ये वही रहता है, ठीक है। और इसको पोषण प्रदान करता है कौन, ये जो एम्ब्रियो है, ये जो एम्ब्रियो है, इस एम्ब्रियो को पोषण कौन देगा, यही जो भ्रूणपोष है, ये पूरा का पूरा जो भ्रूणपोष बना है यही तो पोषण देगा इस एम्ब्रियो को। तो ये बात आपको क्लियर हो गई कि हमारा केंद्रकीय भ्रूणपोष में केवल और केवल केंद्रक का विभाजन होता था और कोशिकीय भ्रूणपोष में केंद्रक के साथ साथ कोशिका का भी विभाजन होता है और इसके परिणाम स्वरूप भ्रूणपोष डेवलप हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं कोशिकीय भ्रूणपोष। इसका अगर आप एग्जाम्पल देखेंगे तो जो गैमोपेटली के सदस्य होते हैं, गैमोपेटली कुल के जितने भी सदस्य होते हैं, जैसे आप धतूरे का प्लांट देखेंगे, धतूरा का जो प्लांट हो गया, इसके अलावा पिटोनिया का जो प्लांट हो गया, इन सब के अंदर आपको कोशिकीय प्रकार का भ्रूणपोष जो है दिखाई देता है। एक चीज और आपको ध्यान में रखना है कि जब आपने ये पढ़ा है केंद्रकीय भ्रूणपोष, तो केंद्रकीय भ्रूणपोष में भी आपको एग्जाम्पल याद रखना है, जो हमारा पॉलीपेटली कुल होता है, ठीक है। पॉलीपेटली जो है, पॉलीपेटली के जितने भी सदस्य हैं, पॉलीपेटली के जो सदस्य होते हैं उनके अंदर इस प्रकार का केंद्रकीय भ्रूणपोष जो है दिखाई देता है। किसके अंदर, पॉलीपेटली के अंदर। पॉलीपेटली के जितने भी सदस्य हैं प्लांट के, उनके सबके अंदर केंद्रकीय भ्रूणपोष दिखाई देता है। एग्जाम्पल जैसे आप कैप्सेला लिख सकते हैं, कैप्सेला का जो प्लांट होता है उसमें आपको केंद्रकीय भ्रूणपोष जो है दिखाई देता है। तो 2 प्रकार आपको समझ में आ गए होंगे। पहला है केंद्रकीय भ्रूणपोष। केंद्रकीय भ्रूणपोष मतलब केवल और केवल स्टार्टिंग में केंद्रक का विभाजन होगा, उसके पश्चात केंद्रक जो है इकट्ठा हो जाएंगे परिधि की ओर और बीच में एक रिक्तिका बन जाएगी और फिर उसके बाद कोशिका के विभाजन के परिणाम स्वरूप भ्रूणपोष का निर्माण हो जाएगा। फिर कोशिकीय भ्रूणपोष में हमने क्या देखा, कोशिकीय भ्रूणपोष में हमने देखा कि केंद्रक का विभाजन तो होगा ही, साथ साथ में कोशिकाओं का भी विभाजन होता जाता है। तो इस प्रकार से जो भ्रूणपोष बनता है उसको हम बोलते हैं कोशिकीय भ्रूणपोष। अब जो हमारा तीसरा प्रकार है, वो है हमारा हेलोबियल भ्रूणपोष। तो हेलोबियल भ्रूणपोष किसके अंदर देखने को मिलता है, तो आप लोगों को पता है कि जो एक बीज पत्री पौधे होते हैं, कौन से पौधे होते हैं, जो एक बीज पत्री पौधे होते हैं। एक बीज पत्री पौधों का एक कुल है, क्या है, एक बीज पत्री पौधों का एक कुल है, ठीक है। और उस कुल का नाम है उस कुल का नाम क्या है, हेलोबियल कुल। कौन सा कुल है, हेलोबियल कुल। तो एक बीज पत्री पौधों का एक कुल है जिसका नाम क्या है, हेलोबियल कुल। तो इस हेलोबियल कुल के जितने भी पौधे हैं उन सब के अंदर आपको हेलोबियल भ्रूणपोष जो है दिखाई देता है। अब हम बात करते हैं हेलोबियल भ्रूणपोष की। तो हेलोबियल जो भ्रूणपोष होता है इसमें दोनों प्रकार का विभाजन होता है। इसमें केंद्रकीय विभाजन भी होता है और कोशिकीय विभाजन भी होता है। तो कैसे होता है आपको थोड़ा सा समझना है। अब आपको यह चीज पता है कि जो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक होता है जो कि त्रिसंलयन के परिणाम स्वरूप बनता है,
उस प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक में क्या होगा, विभाजन होगा। तो जब प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक में विभाजन हुआ तो यहां पे दो केंद्रक, दो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण हो गया, ठीक है। तो इसमें से दो चैम्बर बन जाते हैं, मतलब इसमें कोशिका का भी विभाजन होगा। तो पहला जो विभाजन होगा इसमें कोशिका का भी विभाजन होगा, किसके साथ साथ, केंद्रक के विभाजन के साथ साथ। तो जब पहली बार समसूत्री विभाजन हुआ तो न केवल प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का विभाजन हुआ बल्कि यहां पे दो कोशिकाएं भी डेवलप हो गई है। अब एक कोशिका बड़ी होती है और एक कोशिका छोटी। तो इस बड़ी वाली कोशिका को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं माइक्रोपाइल चैम्बर। क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं माइक्रोपाइल चैम्बर, ठीक है। माइक्रोपाइल चैम्बर का मतलब होता है बीजांड द्वारीय चैम्बर, ठीक है, या बीजांड द्वारीय कक्ष बोल सकते हैं आप। और इसके अलावा जो हमारा सीसी लिखा है, सीसी का मतलब क्या है, यहां पे सीसी का मतलब है चलाजल चैम्बर। चलाजा मतलब होता है कि निभाग, तो निभाग वाला जो कक्ष होता है उसको हम बोलते हैं चलाजल चैम्बर। शॉर्टकट में हमने यहां पे सीसी लिखा है, इसका मतलब चलाजल चैम्बर होता है, ठीक है। तो ये जो हमारा निभागीय कक्ष होता है इसको आप हिंदी में क्या लिख सकते हैं, इसको आप हिंदी में निभागीय कक्ष लिख सकते हैं। तो यहां पे दो कक्ष का निर्माण होगा, एक निभागीय कक्ष बनेगा जो कि छोटा होता है और एक बीजांड द्वारीय कक्ष बनेगा। क्या बनेगा, एक बीजांड द्वारीय कक्ष बनेगा, ठीक है। तो एक ये बन गया बीजांड द्वारीय कक्ष। तो बीजांड द्वारीय कक्ष बन गया जिसको हम बोलते हैं माइक्रोपाइल चैम्बर, और दूसरा है चलाजल चैम्बर यानी कि निभागीय कक्ष। तो सिंपल सी बात है कि हेलोबियल भ्रूणपोष का मतलब क्या है कि एक बार तो इसमें जो विभाजन होगा वो कोशिकीय प्रकार का होगा और दूसरा जो विभाजन होता है वो केंद्रकीय प्रकार का होता है। तो पहले आपने क्या देखा कि यहां पे कोशिकीय प्रकार का विभाजन हो रहा है, कोशिकीय प्रकार का विभाजन हुआ, इसका मतलब यह है कि यहां पे केंद्रक के विभाजन के साथ साथ कोशिकाओं का भी विभाजन हुआ। तो कोशिकाओं का भी जब विभाजन हो गया तो एक केंद्रक से दो केंद्रक बन गए और एक कोशिका से दो कोशिकाएं भी डेवलप हो गई है। एक बड़ी कोशिका जिसको हम बोलते हैं बीजांड द्वारीय कक्ष और दूसरा होता है निभागीय कक्ष। इतना चीज आपको क्लियर हो गया होगा। फिर इसके बाद जब आएंगे आप आगे स्टेप में, तो अगले स्टेप में क्या होगा, अब यहां पे केवल और केवल केंद्रक का विभाजन होता है। जैसे कि आप लोग केंद्रकीय भ्रूणपोष में देखे थे, तो यहां पे केंद्रकीय भ्रूणपोष का विभाजन होगा, केवल और केवल यहां पे केंद्रकीय भ्रूणपोष जैसे होगा, मतलब केवल और केवल केंद्रक का विभाजन होगा। तो ये जो दोनों केंद्रक थे आप देख सकते हैं, इन केंद्रकों में समसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप ऊपर वाले कक्ष में भी बहुत सारे यहां पे न्यूक्लियस या केंद्रक डेवलप हो जाते हैं, और नीचे वाला जो हमारा कक्ष है, जो हमारा चलाजल चैम्बर है, इसके अंदर ही बहुत सारे केंद्रक जो है डेवलप हो जाते हैं। तो हमको यहां पे एक चीज सीखने को मिली कि जो हेलोबियल भ्रूणपोष होता है इसमें पहली बार जो विभाजन होगा वो हमारा होगा किसके जैसा, कोशिकीय भ्रूणपोष में जैसे विभाजन होता है कि केंद्रक के विभाजन के साथ साथ कोशिका का विभाजन हो गया। और फिर दूसरे स्टेप में क्या होगा, केवल और केवल ये वाला जो केंद्रक था इसमें विभाजन हुआ, तो इस केंद्रक के लगातार विभाजन से बहुत सारे केंद्रक डेवलप हो गए, और नीचे वाले कक्ष में भी एक केंद्रक था, तो एक केंद्रक के विभाजन से कई सारे केंद्रक का निर्माण यहां पे हो चुका है। और फिर सबसे आखिरी वाले स्टेप में आप क्या देखेंगे, यहां पे क्या होगा, ये जो पूरे के पूरे केंद्रक हैं, सभी के सभी केंद्रक कहां जाते हैं, परिधि की ओर आ जाते हैं। कहां जाते हैं, ये केंद्रक परिधि की ओर आ जाते हैं। और जब ये परिधि की ओर आ जाते हैं तो बीच में क्या बन जाती है, बीच में एक रिक्तिका बन जाती है। क्या बन जाती है, बीच में एक रिक्तिका बन जाती है। और इस प्रकार से आप देखेंगे कि ये जो हमारा छोटा वाला कक्ष था, ये जो हमारा निभागीय कक्ष है जो कि छोटा होता है, ये निभागीय कक्ष और छोटा होता जाता है, धीरे धीरे करके नष्ट हो जाता है। क्योंकि ये जो हमारा बड़ा वाला कक्ष है जिसको हम बोलते हैं बीजांड द्वारीय कक्ष, ये बीजांड द्वारीय कक्ष आकार में बढ़ता है, तो ये निभागीय कक्ष को धीरे धीरे क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। तो हमारा केवल और केवल माइक्रोपाइल चैम्बर यानी कि जो बीजांड द्वारीय कक्ष होता है, ये वाला पूरा का पूरा जो कक्ष होता है, ये वाला कक्ष और बड़ा हो जाता है साइज में, तो आप लोग देख भी सकते हैं। और ये जो छोटा वाला कक्ष था जो निभागीय कक्ष कहलाता है, ये धीरे धीरे करके क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो इसको हम हेलोबियल भ्रूणपोष इसीलिए कहते हैं क्योंकि भैया ये हेलोबियल भ्रूणपोष किसके अंदर देखने को मिलता है, एक बीज पत्री पौधों का एक कुल होता है जिसको हम बोलते हैं हेलोबियल कुल। तो उस हेलोबियल कुल में ही केवल और केवल इस प्रकार का भ्रूणपोष देखने को मिलता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं हेलोबियल भ्रूणपोष। तो इसमें दो प्रकार का क्या होगा, विभाजन होगा। पहला जो विभाजन होगा उसमें केंद्रक के साथ साथ कोशिका का भी विभाजन होगा, तो एक केंद्रक से दो केंद्रक बन जाएंगे और एक कोशिका से दो कोशिकाएं बन गई। तो बड़े वाली कोशिका को हम क्या बोलेंगे, बीजांड द्वारीय कक्ष बोलेंगे, छोटी वाली कोशिका को हम निभागीय कक्ष बोलेंगे। फिर इसके बाद अब केवल और केवल जब विभाजन होगा तो केंद्रक का विभाजन होगा, तो समसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप क्या होगा, कई सारे केंद्रक का विभाजन हो जाएगा।
ऊपर वाला जो कक्ष है इसका केंद्रक भी विभाजित होकर के बहुत सारे केंद्रक का निर्माण कर लेगा। और जो निचली वाली हमारी कोशिका है, जो निभागीय कक्ष है, इसके अंदर का केंद्रक भी विभाजित होकर के कई सारे केंद्रक का निर्माण कर लेगा। और ये सारे के सारे केंद्रक आकर के परिधि की ओर इकट्ठा हो जाएंगे और बीच में एक रिक्तिका का निर्माण कर लेते हैं। और आपका ये जो बचा, आपका यहां पे पूरा का पूरा एक संरचना शेष बचेगी। और ये संरचना आपकी क्या है? ये संरचना आपकी है भ्रूण यानी कि एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो तो आपका रहेगा ही, और इसी एम्ब्रियो को ही तो भ्रूण पोष क्या करता है? पोषण देने का काम करता है। यानी जब भी आप भ्रूण पोष की संरचना देखेंगे उसमें दो चीजें आपको दिखाई देगी। पहली चीज क्या दिखाई देगी? एक तो भ्रूण दिखाई देगा, और दूसरी चीज क्या दिखाई देगी आपको? भ्रूण पोष दिखाई देगा। तो भ्रूण पोष से जो भ्रूण होता है वो अटैच होता है, तभी तो जो भ्रूण पोष होता है ये भ्रूण को क्या करता है? पोषण प्रदान करने का काम करता है। अब एक चीज आपको याद रखना है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जब भ्रूण पोष का डेवलपमेंट या विकास होता है, तो जब बीज का डेवलपमेंट हो जाता है, किसी भी पौधे में आप देखेंगे जब बीज का डेवलपमेंट या विकास हो जाता है, तो बीज के निर्माण के बाद कुछ पौधों में क्या होता है कि जो भ्रूण पोष होता है वो खत्म हो जाता है, ठीक है। लेकिन कुछ पौधे ऐसे हैं जिनमें बीज बन जाने के बाद भी, जो भ्रूण पोष होता है वो बचा रहता है, ठीक है। और वो जब पौधा विकसित होता है, अंकुरित होता है, उसमें मदद करता है। तो ऐसे भ्रूण को हम क्या बोलते हैं? भ्रूण पोषी बीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऐसे बीज को हम क्या बोलते हैं? जिस बीज में आप देखेंगे भ्रूण पोष बना रहता है उसको हम भ्रूण पोषी बीज बोलते हैं। और कुछ बीज ऐसे होते हैं जिसमें बीज के बनने के पश्चात जो भ्रूण पोष होता है वो क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। तो उसे हम अभ्रूण पोषी बीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसे हम अभ्रूण पोषी बीज, मतलब उस बीज के अंदर भ्रूण पोष जो है नहीं है, तो उसे हम बोलेंगे अभ्रूण पोषी बीज। और जिस बीज के बनने के बाद भी उसके अंदर भ्रूण पोष उपस्थित होता है उसको हम बोलते हैं भ्रूण पोषी बीज, ठीक है। तो दो प्रकार के बीज आपको दिखाई देंगे। एक जो आपका बीज दिखाई देगा, एक बीज होता है भ्रूण पोषी बीज। क्या होता है? एक बीज होता है भ्रूण पोषी बीज। तो भ्रूण पोषी बीज में क्या होता है? भ्रूण पोषी बीज में क्या होता है? बीज बनने के बाद भी जो भ्रूण पोष होता है वो उपस्थित रहता है। और जो हमारा दूसरा होता है वो होता है अभ्रूण पोषी बीज। क्या होता है? दूसरा होता है हमारा अभ्रूण पोषी बीज। तो अभ्रूण पोषी बीज में क्या होता है? अभ्रूण पोषी बीज में क्या होता है कि बीज बनने के पश्चात जो भ्रूण पोष हो जाता है वो नष्ट हो जाता है, यानी कि खत्म हो जाता है, ठीक है। तो दो चीजें आपको याद रखनी है। इसके अलावा कभी कभी आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि जो भ्रूण पोष होता है उस भ्रूण कोश की सूत्र गुणिता क्या होती है, यानी गुणिता स्तर क्या होता है, प्लॉइडी लेवल क्या होता है। तो आपको याद रखना है कि जो भ्रूण कोश होता है, किसी भी आवृत्तबीजी पौधे की अगर आप बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, अगर हम किसी भी आवृत्तबीजी पौधे की बात करते हैं, ठीक है, तो किसी भी आवृत्तबीजी पौधे में आप देखेंगे जो भ्रूणपोष का डेवलपमेंट होता है, जो भ्रूणपोष बनता है वो निषेचन के बाद बनता है। किसके बाद बनता है? जो भ्रूणपोष का डेवलपमेंट होता है किसके बाद होता है? निषेचन के बाद, ठीक है, निषेचन के बाद होता है, निषेचन के बाद, ठीक है। तो पहली चीज तो आपको क्या समझ में आ गई कि जितने भी आवृत्तबीजी पौधे होते हैं, यानी जितने भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं, उनमें हमेशा निषेचन के बाद ही भ्रूणपोष का निर्माण होता है। लेकिन जो अनावृत्तबीजी पादप होते हैं, कौन से? जो अनावृत्तबीजी यानी कि जिम्नोस्पर्म जो प्लांट होते हैं, ठीक है, अनावृत्तबीजी जो पादप होते हैं, तो अनावृत्तबीजी पादप के अंदर आप क्या देखेंगे? निषेचन के पहले ही भ्रूणपोष बन जाता है। किसके पहले? निषेचन के पहले। दोनों में आपको अंतर समझ में आ गया होगा कि आवृत्तबीजी और अनावृत्तबीजी में किस प्रकार से भ्रूणपोष का परिवर्धन होता है। तो आवृत्तबीजी पौधे में निषेचन के बाद भ्रूणपोष बनता है, और जो अनावृत्तबीजी पादप होते हैं इनमें निषेचन के पहले, इनमें निषेचन के पहले ही भ्रूणपोष का डेवलपमेंट या विकास हो जाता है। इसके अलावा आपको एक चीज और नोट डाउन कर लेनी है कि जो आवृत्तबीजी पौधे होते हैं, आवृत्तबीजी पौधों का जो भ्रूणपोष होता है, क्या होता है? जो आवृत्तबीजी पौधों का भ्रूणपोष होता है ये कैसा होता है? ये ट्रिपल यानी कि ये होता है त्रिगुणित। कैसा होता है? ये होता है त्रिगुणित। कैसा होता है? त्रिगुणित होता है, यानी कि ट्रिप्लॉइड होता है। और जो अनावृत्तबीजी पादप होते हैं, अनावृत्तबीजी पादप में जो भ्रूणपोष होता है, ठीक है, अनावृत्तबीजी पादप में जो भ्रूणपोष होता है ये कैसा होता है? ये होता है भैया अगुणित। कैसा होता है? ये होता है अगुणित, यानी कि हेप्लॉइड होता है। कैसा होता है? हेप्लॉइड होता है। तो सारी की सारी बातें उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हमने बताया आपको कि जो भ्रूणपोष होता है, यह भ्रूणपोष एक ऐसी संरचना होती है जो कि भ्रूण को पोषण प्रदान करने का काम करती है। इसका निर्माण कहां से होता है?
तो भ्रूण कोश में जब द्विनिषेचन हो जाता है तो त्रिसंलयन के परिणाम स्वरूप एक संरचना बनती है जिसको हम बोलते हैं प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक, और उसी प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक से ही भ्रूणपोष का डेवलपमेंट या विकास होता है। तो यही प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक जो है अलग अलग प्रकार से डिवाइड होता है, जिस कारण से भ्रूणपोष जो है 3 प्रकार का होता है। पहला होता है केंद्रकीय भ्रूणपोष, यानी इसमें केवल और केवल केंद्रक का विभाजन होगा। कोशिकीय भ्रूणपोष दूसरा है हमारा। कोशिकीय भ्रूणपोष में केंद्रक के साथ साथ कोशिका का भी विभाजन होता है। और जो हमारा हेलोबियल भ्रूणपोष होता है, हेलोबियल भ्रूणपोष में पहले कोशिका और केंद्रक दोनों का विभाजन होता है और फिर उसके बाद केवल और केवल केंद्रक का विभाजन होता है। तो उम्मीद करता हूं कि सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। आप यकीन मान के चलिए कि कोई भी भ्रूणपोष से संबंधित टॉपिक छूटा नहीं है, और जो भी टॉपिक हो सकता है कि आपको लगता है कि छूट गया तो उसको आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कोई भी ऐसा टॉपिक है जो आपको समझ में ना आया हो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो आपको अच्छी लगा करे तो आप लोग लाइक कमेंट जरूर करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के बीच भी ज्यादा से ज्यादा आप लोग वीडियो को शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।